इसमें 2.5 घंटा 2 घंटा एज पर पेशेंट। पेशेंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ स्टे कर लेता है, और शाम का 7 साढ़े 7 घंटे वापसी होता है। द विलेज नोज पहले से कि मंडे को इस टाइम में, मतलब वो टाइम शेड्यूल बना हुआ है, दिस टाइम दिस एक्टिविटी एट दिस विलेज। और इसमें पैथोलॉजी लैब भी है, पेशेंट भी है, डायग्नोसिस के लिए भी है, इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी केस होता है तो हम लोग एज ए एम्बुलेंस भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और जो भी मरीज़ होता है उसको हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। इसमें वो टेस्ट लगे हुए हैं, और जो अपने टेक्नोलॉजी में टेस्ट होते हैं वो लिस्ट लगी हुई है। और ये रेट, इसका जो चार्जेस है वो है 20 रुपीज़ फॉर पेशेंट टू गेट 3 डेज मेडिसिन। मेडिसिन जो होती है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, अगर वो चाहता है बाहर से लेने के लिए तो बाहर से भी ले सकता है, हम लोगों को कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए मेडिसिन हमें से लेना है। क्योंकि मेडिसिन के लिए उनको प्रॉब्लम होती है, वहाँ से उनको या फिर बगड़ आना पड़ेगा, बगड़ में भी कुछ मेडिसिन नहीं मिलती, उनको झुंझुनू जाना पड़ेगा। इसलिए एट द डोर स्टेप उन्हीं के गाँव में जहाँ पे वो दिखा रहे हैं वहाँ पे हाथ के टेस्ट कराएं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, या किसी डॉक्टर के पास दिखा के चले आए हैं, अब उस डॉक्टर ने लिख दिया कि आपको ये टेस्ट कराना है, वो टेस्ट अगर वो जाके अपने किसी पैथोलॉजी सेंटर में कराते हैं तो दे आर चार्जिंग क्वाइट हाई प्राइसेस फॉर देम। और हम लोग क्या वो चार्जेस एकदम नॉमिनल, जो हमारे केमिकल्स के जो चार्ज होते हैं वो चार्ज उनसे लेते हैं, और एक अपना जो एलटी उसको ऑपरेट करता है, मतलब जो टेस्ट करता है उस एलटी के चार्ज होते हैं, क्योंकि हम लोग को इसको सस्टेन करना है। और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा कुछ कैलकुलेशन करें कि जो उनसे हमें मिल रहा है वो हम इस पर एक्सपेंस करेंगे और चलता रहेगा, फिर हमें अलग से फंड पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग का टारगेट 5 साल का है वैन के लिए, 5 साल में हम लोग को इतने पेशेंट मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है पेशेंट से मिलने की। मतलब ऑन एन एवरेज इन ए डे वी आर कटिंग फॉर पैथोलॉजी अराउंड 15 to 20 पेशेंट्स, और अपना 60 के आसपास आपके जनरल पेशेंट्स आते हैं जो डॉक्टर ट्रीटमेंट मेडिसिन के लिए आते हैं। और आपकी कोई क्वेरीज के लिए? सर आपका अपना बैकग्राउंड बताइए ना, मींस कहाँ से हो, आप यहाँ पे क्यों ऐसे कर रहे हो, क्या है रीज़न? मैं यूपी से हूँ, और एक्चुअली मैंने सोशल सेक्टर में अपना पढ़ाई लिखाई नहीं किया हुआ है। मैंने जो अपने पढ़ाई लिखाई की हुई है वो टोटली हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे था, लेकिन 2002 से मैंने जॉब किया है, स्टार्ट किया है, और विच आई स्टार्टेड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, डिस्ट्रिक्ट बस्ती, एंड आई वाज वर्किंग एज ए एडमिन इन एडमिन पार्ट फॉर पोलियो एडिकेशन प्रोग्राम। ओके, और वहाँ से मेरा सफ़र सोशल डेवलपमेंट का शुरू होता है, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करते करते प्योर सोशल डेवलपमेंट में घुस गया हूँ मैं आज अच्छा के डेट में। अच्छा बस नहीं, घुस गया हमें भी घुसना है इसलिए तो इसके लिए मेरा ये मानना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी मैंने इंटरव्यू दिया वहाँ पे मैंने फ्रैंकली यही बोला हुआ है कि इट डजंट पर्सन शुड नॉट, मतलब इट्स नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आप MSW पढ़ा हो या मास्टर इन रूरल डेवलपमेंट किया हो तभी वो सोशल वर्क कर सकता है या इस सेक्टर में काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसका जीता जागता मैं कारण हूँ। अच्छा, और मेरे जैसे कई और हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन में कई ऐसे बंदे लगे हुए हैं। द थिंग इज यू शुड हैव इंटरेस्ट इस सेक्टर के लिए। अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रहता तो डेफिनेटली आई कैन अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी फॉर माई एज माई सैलरी, लेकिन वो इस सेक्टर में थोड़ा सा वो पार्ट कम होता है। यहाँ आपको नाम मिलेगा, दाम कम मिलेगा, बस यही है। End of the day, satisfaction is the most important thing which he gets out of it. Even if you earn money or not, finally the satisfaction. क्योंकि मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उसमें से खाली 2 ही हम बंदे ऐसे निकले हैं जो सोशल सेक्टर में घुसे हैं, और उसके अलावा सारे कॉर्पोरेट में हैं, एंड दे आर अर्निंग अराउंड, सम आर अर्निंग इन, if we talk about monthly package, it is around 1,20,000, some are, but all are above 50, ओके, except me and my one more friend who's in this sector. So, feeling good? ऐसा क्या है, वो आपका नेटवर्क अच्छा बन जाएगा, कुछ ज़रूरत पड़ी तो वो लोग भी हेल्प कर लेंगे, हो रहा है वैसे ही हो भाई। जाएगा। आज के डेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी जहाँ लास्ट प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मैं काम कर रहा था, वहाँ मैं प्रोस्टिट्यूट्स और क्रिमिनल्स के बच्चों के साथ काम करता था। इशू सेम था, हेल्थ इश्यूज एंड एजुकेशन इशू था। जो आपने अभी कोई क्वेश्चन पूछा था, छोटे बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ मैं ये चीज़ करता था। मैंने डे केयर सेंटर चलाता था मैं, और NFE सेंटर चलाता था फॉर दोज, बिकॉज यू ऑल नो दैट प्रोस्टिट्यूट क्या एक माइंड सेटअप होता है, उनके बच्चे का क्या होता होगा। तो हम लोग उस फील्ड में काम किए हैं, वहाँ पे तो 2.5 साल रहे हैं उनके लिए।
वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, जब प्रोस्टिट्यूट आपकी 35 साल तक रहती है तो खूब पैसा आता है और खूब ऐश होता है, लेकिन 35 साल के बाद उनकी बच्चों की कंडीशन बहुत ख़राब होती है कि वहाँ पे ये नहीं होता है कि शादी वाला फंडा होता है कि हमें शादी हुई आज 21 साल या 25 साल के एज में, बच्चे 2 साल बाद होंगे, 28 साल के एज में बच्चे होंगे और चलते रहेंगे, वो तो बच्चे लास्ट मोमेंट तक होते रहते हैं। तो जो लास्ट बच्चा होता है 35 साल की एज में, उसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है। तो ऐसे कुछ बच्चे हमारे उसमें आए थे, जहाँ पे फील्ड में जाता था वहाँ पे ऐसे कुछ बच्चों को देखा जहाँ इन्हीं फ्रेंड्स ने हमारी मदद की। ओके। उन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया, जो पैसा हम लोग ने उसको स्पॉन्सर किया उन बच्चों को, और आज वो बच्चे पढ़ रहे हैं। वैन ये एक्चुअली फैब्रिकेट कराई गई वैन है। जो वैन ली गई थी वो DVL थी। DVL आती है आपकी 7 लाख के आसपास की। उसके बाद फैब्रिकेशन कॉस्ट अराउंड 2,20,000 प्रोजेक्टेड आपने बनाया होगा कि कब तक ये वैन फ्री हो जाएगी? 5 साल 5 साल में? पे बैक पीरियड नहीं, 5 साल में ये सस्टेन होगी, वैन नहीं फ्री हो रही है। हाँ 5 साल में ये सस्टेन हो जाएगी। तो infrastructure 5 साल के बाद जब हमारी टाइमिंग चलेगी वो इसको फ्री करने वाली टाइमिंग चलेगी। तो कुल मिला के कितना खर्चा हुआ है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, कितना कॉस्ट है? देखिए, इसको हम ब्रेकअप करके पहले वो कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा आसान होगा आपको समझने के लिए। और फ्यूल कौन सा है? कि आपका जो जब आप वैन खरीदोगे, व्हीकल जो खरीदोगे DVL, वो आपकी पड़ेगी 7 लाख के आसपास। फैब्रिकेशन कॉस्ट आपका 2,20,000 के आसपास आएगा। उसके अलावा इक्विपमेंट कॉस्ट आपका 80,000 के आसपास आ जाएगा। ड्राइवर्स और LT और क्या कहते हैं डॉक्टर, डिपेंडिंग आप क्या कहते हैं कितना पेमेंट दे रहा हो, वो कितना मांग रहा है। 20,000 से स्टार्ट होता है और LT आपका 8,000 से स्टार्ट होता है, 10,000 से स्टार्ट होता है, ड्राइवर आपका 5,000 से स्टार्ट होता है। दैट इज अप टू यू इन विच एरिया यू आर वर्किंग। आप दिल्ली जैसे एरिया में आप बात करोगे तो 25 से ऊपर डॉक्टर मांगेगा, तो LT ज़्यादा मांगेगा। तो आप कितने रूरल सेक्टर में आप काम कर रहे हो, वहाँ पर कितनी डिमांड है, क्या है। वन टाइम कॉस्ट इज अराउंड 10 लाख, देन ऑपरेशनल कॉस्ट इज पर मंथ। और फ्यूल कौन सा ज़्यादा, तो डीजल या नहीं, CNG? आपका मेडिसिन कॉस्ट आ रहा है विच इज अराउंड 70,000 ओके। मेडिसिन कॉस्ट, सॉरी 60,000 पर मंथ। पर मंथ, 60,000 पर मंथ इज द मेडिसिन कॉस्ट। मेडिसिन एंड केमिकल। ओके या रियली मोर देन 1 लाख। वो जैसे पेशेंट बढ़ता है ना वैसे दवा को कॉस्टिंग बढ़ती अभी है। यू आर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन्स एंड द पैथोलॉजी। फ्यूल एंड फ्यूल नहीं है, फ्यूल तो नॉमिनल है, आपकी दूरी के हिसाब से होता है। हम लोगों को तो बहुत डीजल और पेट्रोल। डीजल या मेडिसिन और पैथोलॉजी वही पैसा सिर्फ आप बायोडीजल। हाँ, बायोडीजल में स्विच कर सकते हैं, अच्छा है डीजल, बट लेकिन अभी के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं। सेविंग सम मनी। आगे क्या है, पहले तो एकदम हमें क्या करना होगा, किसी भी कम्युनिटी में घुसने के लिए पहले तो कम्युनिटी के लोगों को ट्रस्ट देना जरूरी है कि हाँ हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं। विश्वास में लोग उसका ये बात देखेंगे। उसके बाद जब एक बार वो आपके ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा उनका कि नहीं जो दवा दे रहा है ढंग से दे रहा है, हमारे घर तक आ रहे हैं ये चल के, फिर उनको अवेयर करने का काम होता है कि बॉस आप यहाँ से अगर आप झुंझुनू तक जाओगे आपका ट्रांसपोर्टेशन इतना आएगा, आपको घर पे ये चीज़ मिल रही है और इतने चीज़ देने के लिए आप कितना खर्च आएगा, वो अवेयरनेस प्रोग्राम में चला आता है। फ्यूल मैंने पूछा कि कल जाके अगर हम अपना काम शुरू करना चाहते हैं